ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो देखिए, जिस लय और ताल से ये दोहा बोला गया है, उसी लय और ताल का आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहते हैं उसको? छंद कहते हैं। ये जो रुकने की, थोड़ा सा रुकने की थोड़ी सी यति लगी है, थोड़ी सी गति दी है, थोड़ा सा तुक बना है, थोड़ी तुकबंदी बनी है। तो इन चीज़ों के अंदर जो मैंने दो पंक्तियाँ कही गई है, वो पंक्तियाँ किसको प्रदर्शित करती है? छंद को। कि इसमें छंदात्मक जो पंक्तियाँ होती है वो कैसी होती है? गेय यानी कि गाने योग्य पंक्तियाँ होती है। हम जितने भी छंद पढ़ेंगे, जितने भी छंद की पंक्तियाँ पढ़ेंगे, वे सारी की सारी गाने युक्त यानी कि गेय पद्धति के अंदर पढ़ेंगे। तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। छंद क्या होते हैं, आज हम इसका पूरा परिचय पढ़ेंगे। कौन कौन से छंद है ये हम पढ़ते रहेंगे बाद में, लेकिन आज हम परिचय पढ़ेंगे कि एक्चुअल में छंद क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने दोहा बोला था, ऐसी बानी बोलिए, फिर थोड़ा सा रुके, मन का आपा खोए, फिर थोड़ा ज्यादा रुके, औरन को शीतल करे, फिर रुके थोड़ा, फिर आपहु शीतल होए, फिर पूरा रुक गए हम लोग। हमारा जो दोहा है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो रुकने के बाद फिर थोड़ा ज़्यादा रुके, थोड़ा कम रुके, और ये जो गेय पद्धति है, फिर वो जो तुकबंदी लगती है एंड में, जो हमारी जो दोनों पंक्तियों में लास्ट में जो भी वर्ण आया है उसे बोलते हैं हम तुकबंदी। अगर सेम वर्ण आया है, हमारा असमान कोई अक्षर लिखा गया है, तो वो तुकबंदी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक आज है कौन सा? छंद। मैं डिम्पल सैनी आपके सामने हिंदी व्याकरण को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो हमारी 12वीं कक्षा के लिए है। तो 12वीं कक्षा में छंद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनके पास भी और भी अदर सब्जेक्ट है, लेकिन हमें हिंदी तो पढ़नी है, हिंदी में भी हम ये जो ग्रामर है, अगर इनको क्लियर नहीं करते हैं तो हमारा जो पेपर है वो अच्छा नहीं होता, हम स्कोरिंग मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हिंदी को पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी में भी हम लेखन और व्याकरण को अगर हमने पढ़ लिया अच्छे से, तो हमारे मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो यहीं रहेंगे। हमें बिंदी नहीं लगानी है, हमें तो बिल्कुल शिखर तक पहुंचना है हिंदी की। भले ही हमारी मातृभाषा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा लाइट में ले लेते हैं कि हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हिंदी हमें डुबो देती है। तो हमें डूबना नहीं है, हमें तो तैरना है और ऊपर तक अच्छे से इस पूरी जो मझधार है उसको पार करना है। तो हमारा टॉपिक है आज कौन सा? छंद। तो हम छंद में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले छंद का परिचय पढ़ेंगे हम कि छंद कहते किसे है, किसे कहा जाता है छंद। जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, देखिए मात्रा तो आप सभी को पता है कि जो स्वर होते हैं वो सारे मात्रा में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? मात्रा के अंतर्गत लिखे जाते हैं। मात्रा के रूप में ही स्वर व्यंजन के अंदर लग जाते हैं। अथवा वर्ण आप सबको पता है, हमने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्ण में क्या है? वर्ण सबको पता है कि जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या या विराम, तो सबसे पहले तो मात्रा और वर्णों की संख्या, उसके बाद विराम। विराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना। फिर गति, यानी कि किस गति से पंक्ति चल रही है, किस वेग से चल रही है, किस गति से, मतलब जो हमारी गायन पद्धति है, जिसे हम पद में गा रहे हैं, वो गायन किस प्रकार से चल रहा है, उसे बोलते हैं गति। लय का मतलब होता है सुर किस प्रकार से, मतलब कि क्या लय तान लग रही है। मतलब एक ही, जब मैंने एक दोहा गया कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, तो वो ये जो लय बना है उसे ये लय कहते हैं। तथा तुक, एंड में जो मात्रा आती है, जो वर्ण आता है, वह तुक बनाता है। आदि के नियमों से युक्त कोई रचना होती है, उसे छंद या पद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद या पद। पद तो आप सबको पता है, जब पद पता है यानी कि जो पदात्मक शैली में होती है उसे ही हम छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसी को वृत्त भी कहा जाता है। छंद भी कहा जाता है, पद भी कहा जाता है और वृत्त भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? छंद को। छंद किसे कहते हैं? कि जब किसी मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय, तुक आदि के नियमों से युक्त कोई रचना होती है, उसे छंद या पद या वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब है छंद के अंग। अब छंद के कौन कौन से अंग होते हैं जिनके माध्यम से हम एक छंदात्मक पद पंक्ति बोल सकते हैं।
ठीक है। जैसे हम आप सभी लोगों ने सुना होगा हनुमान चालीसा बोलते हैं हम लोग, तो हनुमान चालीसा क्या है, छंद में लिखी गई है, चौपाई में लिखी गई है, ये चौपाई छंद है, चौपाई बोलते हैं ना, चौपाई गाई है, तो चौपाई क्या है, एक छंद का नाम है ये, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे चौपाई छंद क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि छंद के अंग कौन कौन से है, चरण, पद या पाद तीनों एक ही होता है, यानी कि चरण होते हैं। जो भी हम छंदात्मक पद्धति की कोई काव्य रचना करते हैं या कोई काव्य रचना पढ़ते हैं तो उसमें चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या फिर 2 चरण की एक लाइनें होती है, तो हम उसे चरण, पद या पाद कहा जाता है। वर्ण अथवा मात्रा, वर्ण और मात्रा होती है। देखिए वर्ण तो वो होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, ठीक है, और मात्रा वे होती है कि मात्रा कौन सी लगी है, मात्राओं के अनुसार हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा छंद आता है, ठीक है। तो वर्ण और मात्रा हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। संख्या और क्रम, सबसे पहले तो वर्णों की संख्या होती है और उसके बाद जो क्रम लगा होता है कि गुरु लगेगा या लघु लगेगा, गुरु और लघु किस प्रकार से इनका क्रम होगा वो छंदों में बताया जाता है। फिर होते गण, यानी कि गण वर्णिक छंद के अंतर्गत गणों का योग होता है। अब गण 8 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर गति, यानी कि पंक्ति को जो गति मिल रही है पढ़ने में, पदात्मक पंक्ति को जो पढ़ने में गति मिलती है, यानी कि उसका जो आगे हम जैसे ही हम गायन शैली में उसे गाते हैं, गेय पद्धति में हम गाते हैं, तो गाने के साथ साथ जो वो निरंतर चलती रहती है उसे गति कहते हैं। यति यानी कि विराम, ये जो चिन्ह होता है ये हम इसे कॉमा बोलते हैं या अल्प विराम बोलते हैं, इसे यति कहा जाता है, जो थोड़ा सा रुकना है। यानी कि कौन सी, ऐसी बानी बोलिए, रुके, थोड़ी सी क्या दी हमने, यति दी, यानी कि कॉमा लगा, मन का आपा खोए, पूर्ण विराम लगा, और फिर बाद में औरन को शीतल करे, फिर कॉमा लगा, यानी कि यति लगी है, यानी कि विराम लगा है, आपो शीतल होए, अब पूरा का पूरा विराम हो गया है, तो उसे बोलते हैं विराम या यति। और तुक, तुक आपको पता है क्या होता है, जब हमने अलंकार पढ़े थे तो देखिए जब अनुप्रास अलंकार पढ़ा था तो अंत्यानुप्रास के अंतर्गत क्या आया था कि जब तुकबंदी लगती है एक जैसे यहाँ एंड में पूरी लाइन लिख दी और यहाँ लिख दिया होई और यहाँ भी हो गया कोई, तो इस प्रकार से होई और कोई को बोलने में देखिए उच्चारण सेम हो रहा है, तो जैसे ही सेम इस प्रकार से तुक बनता है उसे बोलते हैं तुक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तुक कहते हैं, ठीक है। तो ये छंद के अंग है कौन कौन से, चरण, पाद या पद बोलते हैं, वर्ण या मात्रा, संख्या और क्रम, गण, यति और गति, यति और तुक, ठीक है। इनके आधार पर छंद का निर्माण होता है। अब आता है सबसे पहले हमारे पास चरण, पाद या पद, यानी कि चरण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, पद किन किन चरणों में इसका उल्लेख किया गया है ये इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कैसे, ऐसी बानी बोलिए, पूरा हो गया, मन का आपा खोए, एक ही पंक्ति है लेकिन 2 चरण है। जैसे ही यति लगती है, यानी कि जैसे ही कोमा लगता है, एक हमने यहाँ लिखा ऐसी वाणी बोलिए, फिर कोमा, मन का आपा खोए, ठीक है, औरन को शीतल करे, आपो हो शीतल होए, तो कितने चरण हो गए, 1 चरण हो गया, 2 चरण हो गया, 3 चरण हो गया, 4 चरण। इस प्रकार से प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है, ये छंद का चौथा भाग है चरण। चरण किसे कहते हैं, जैसे यहाँ रुक गए तो ये चरण होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है, यानी कि पहला पाद, दूसरा पाद, ये पद भी कहा जाता है। हर पाद में वर्णों में या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि इसमें मान लीजिए 13 मात्रा है और कहा है कि पहले और तीसरे में 13 मात्रा होगी तो इसमें भी 13 होगी, दूसरे और चौथों में 11 मात्रा होगी तो इसमें भी 11 होगी, इसमें भी 11 होगी। ये मात्रा कैसे गणना करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे गणना करते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि भाई इस प्रकार से 4 चरण होते हैं। तो जैसे ये 13 चरण पहले में हुए तो तीसरे में भी नियम बताएगा कि कौन सी छंद में कितनी मात्रा, कौन कौन से चरणों में कितनी कितनी मात्रा होती है, वो नियम बताएंगे। तो नियम के अनुसार हम ये छंद पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। देखिए मैंने जो बताया वो 2 ही पंक्तियों में लिखा गया है, और कई बार ऐसा होता है कि चारों चरण अलग अलग पंक्तियों में लिखे होते हैं। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूरे 2
ये 4 चरण इस प्रकार से लिखे होते हैं और इस प्रकार से भी लिखे होते हैं। कुछ चरण में तो चारों चरण अलग अलग लिखे जाते हैं और कुछ चरण में 2 ही पंक्तियों में चारों चरण लिख दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे दोहा और सोरठा ऐसे शब्द की प्रत्येक को दल कहते हैं। दोहा और सोरठा एक ही पंक्ति में 2 हो सकते हैं, यानी कि अगर पहले में दोहा छंद आया है तो इसमें सोरठा आ गया, फिर इसमें दोहा आया तो इसमें सोरठा आ गया। इस प्रकार से 2 पंक्तियों में होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों के भी होते हैं, यानी कि दल कहा जाता है। पंक्तियों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। हिंदी में छंद 6-6 पंक्तियों यानी कि दलों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को छंद के योग से बनते हैं, यानी कि 2 छंदों के योग से बनते हैं, जिनमें 2 छंद होते हैं। यानी कि मान लीजिए दोहा सोरठा ले लिया तो इसमें 2 छंद हो गए। कुंडलिनी छप्पयो, कुंडलिनी बनता है दोहा और रोला से, ये शोला नहीं है रोला है ये। ठीक है, और यहाँ जो उल्लाल कुंडलियाँ बनती है दोहा और रोला से, और छप्पे बनता है रोला और उल्लाला से। इस प्रकार से कुंडलियाँ जो कुंडलिनियाँ छंद है वो 2 छंदों से मिलकर बनता है और छप्पे भी 2 छंदों से मिलकर बनता है। ये कौन कौन से छंद है, इनमें क्या कैसे पहचान करनी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर अभी कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ उदाहरण है कि उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये इस प्रकार से छंद होते हैं। 4 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 2 पंक्तियाँ होती है। अभी तो केवल इसका हमें ज्ञान लेना है कि छंद में क्या क्या चीज़ें होती है। अब चरण के प्रकार, ये जो मैंने चरण बताया था, देखिए एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं या फिर चारों चरण ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ यति लगती है, यहाँ पर कॉमा, फिर पूर्ण विराम, ये पूरा होगा। ठीक है, तो चरण के प्रकार, चरण 2 प्रकार के होते हैं। सम चरण, यानी कि देखिए ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो सम चरण और विषम चरण। अब सम मात्राएं क्या होती है? ऑड और इवन पढ़ा है हम लोगों ने। सम मात्राएं यानी कि सम संख्या और विषम संख्या पढ़ी है। तो सम संख्या में कौन कौन सी चीजें आती है? 0, 2, 4, 6, 8 ये वाली आती है। और विषम संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं? वह 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार के ये नंबर आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सम चरण, यानी कि दूसरे और चौथा चरण। तो दूसरा और चौथा चरण कौन सा हो गया? ये सम चरण हो गया। और पहला और तीसरा कौन सा चरण हो गया? विषम चरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें पता लगाना है कि दूसरे व चौथे चरण को तो क्या कहते हैं? सम चरण, और पहले व तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के चरण होते हैं, सम चरण और विषम चरण। ठीक है, जैसे विषम चरण के आप पहला और तीसरा नंबर ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? जो वर्णमाला हमने पढ़ी है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली मतलब कि अ, ठीक है, अ बोल दिया, या आ, या ई, ऊ, या बड़ा ऊ। एक स्वर वाली जिसमें 2 नहीं होने चाहिए। ए, आई और ओ, औ, ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। इसमें 2 स्वर बोले जाते हैं। तो अ, आ, ई, ऊ, ये होती है हमारी एक स्वर वाली, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। अब देखिए ह्रस्व ई दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। और जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलंत शब्द लगाए, मान लीजिए राजन शब्द लिया, राजन में न हलंत युक्त है, तो ये संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर गिना जाएगा। ठीक है, अब कृष्ण में श ले लिया है, तो श क्या है? अपने आप में आधा है, उसे व्यंजन बोलेंगे, यानी कि हलंत बोलेंगे, उसे वर्ण नहीं माना जाएगा। वर्ण किसे माना जाएगा? जो अपने आप में पूर्ण है, बोला जा रहा है, मात्रा है। ठीक है, तो जितने भी स्वर होंगे वे सारे के सारे वर्ण माने जाएंगे। तो हमें यहाँ जो मात्राओं की गणना करनी है या वर्णों की गणना करनी है, वो मात्राओं के अनुसार करनी है, स्वरों के अनुसार करनी है, व्यंजन के अनुसार नहीं करनी है। ठीक है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। इस वर्ण को ही, ये जो वर्ण है सारे, इनको ही अक्षर कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व, ठीक है, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। हमने पूरी वर्णमाला देखी। ठीक है, अ, ई, उ, री, ठीक है, ये, और आ, ई, उ,
ए आई ओ औ, ठीक है, ये हो गए। तो ये जो ह्रस्व कौन कौन से होते हैं, इसी के सवर्ण जाति के देखिए ये हो गए। तो अ आ ई उ री ए आई ओ औ, यहाँ तक के जो स्वर आते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। और ये जो छोटे हैं अ ई उ री, ये तो हो गए हमारे छोटे स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर। और आ ई उ ए आई ओ औ, ये हो गए हमारे बड़े यानी कि दीर्घ स्वर, ठीक है। अब ये जो लिखी हुई है ये सब मात्रा है। क में अ को जोड़ा जब क बना, की में ई को जोड़ा जब की बना कु, और ये वाला बड़ा कु, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे शब्द बन गए हैं, ये मात्रा बनाई है। तो अब देखिए ये जो लगा हुआ है ये क्या है, वर्ण है। वर्ण कैसे, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। तो वर्ण अक्षर इसी को कहेंगे जब व्यंजन में वर्ण लग जाते हैं तो वह अक्षर बन जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम मात्रा। अब मात्रा क्या होती है, आप कहेंगे भाई मात्रा तो साधारण सी हम ये जो लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये सब क्या है, मात्रा है, बिल्कुल मात्रा है, ठीक है। तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को, उच्चारण काल यानी कि उच्चारण का समय, हमने क्या कहा, क थोड़ा सा बोला, थोड़ी सी ध्वनि लगी, बिल्कुल एक इकाई की ध्वनि लगी। फिर हमने क्या कहा, का बड़ी लगी। तो उच्चारण काल को यानी कि उच्चारण करते समय किसी भी शब्द का या किसी भी अक्षर या वर्ण का उच्चारण करते समय हमें उसे उच्चारित करने में कितना समय लगा है, उस समय के अनुसार अगर कम लगा है तो वह छोटी मात्राएं होगी और अधिक लगा है तो वह बड़ी मात्राएं होगी। उस अनुसार यहाँ पर मात्राओं की गणना की जाएगी। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं और दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहा जाता है। कि जितने भी हमारे ह्रस्व वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, अ ई उ और री, ये तो हो गए हमारे ह्रस्व वर्ण। अब आते हैं दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ में देखिए आ ई उ ए आई ओ और औ, ये आ गए दीर्घ वर्ण। तो इनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है। तो इसमें कितनी मात्राएं होगी, दो मात्रा, और इसमें कितनी होगी, एक मात्रा। तो एक मात्रा और दो मात्राओं की गणना कैसे करते हैं यह भी हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को। अगर कम समय लगा है तो वह एक मात्रा है और अगर अधिक समय लगा है तो दो मात्रा है, ठीक है। फिर ह्रस्व स्वर के उच्चारण में, अब कम समय किस में लगता है, ह्रस्व स्वर में, छोटे स्वरों में, यानी कि स जाति जितने छोटे स्वर है अ ई उ री, है ना, इनमें जो समय लगता है वो कम लगता है तो वो एक मात्रा गिनी जाएगी। और जो जितने भी दीर्घ स्वर वाले वर्ण है उनके उच्चारण में जो समय लगता है वो ज़्यादा लगता है, यानी कि दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसे दो मात्रात्मक शब्द कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। इस प्रकार मात्रा दो प्रकार की होती है, एक तो ह्रस्व होती है और एक दीर्घ होती है, ठीक है। यही बताया अभी हमने कि अ ई उ री ये तो ह्रस्व है और ये सारी एक मात्रा, ठीक है। और दीर्घ में आ ई उ ए आई ओ औ ये सारी दो मात्रा वाले वर्ण गिने जाएंगे, ठीक है। एक मात्रा के वर्ण और दो मात्रा के वर्ण ये सब गिने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। छंद में संख्या और क्रम क्या होता है। छंद के अंदर संख्या और क्रम का बताया है कि छंद के जब हमने अंग पढ़े थे तो अंग में संख्या और क्रम बताया था। तो संख्या और क्रम क्या होता है कि वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, तो ये जो पूरी लाइन बोली है मैंने, उस लाइन के अंदर कौन कौन सी कितनी मात्राएं है वो हमें सारी लगा लगा के गिननी है उसे। अब कैसे गिननी है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। वर्णिक छंदों के सभी चरणों में, यानी कि एक तो मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है, ठीक है। अब वर्णिक छंदों के सभी चरणों में संख्या यानी कि वर्णों की संख्या और क्रम, संख्या यानी कि जो वर्ण होते हैं वो, और क्रम यानी कि लघु गुरु का जो दोनों का समान होते हैं, यानी कि जो स्थान होता है दोनों का वो समान होता है। जबकि मात्रिक छंदों के सभी चरणों में, वर्णिक छंदों में तो क्या होता है, सभी चरणों में संख्या
और क्रम दोनों समान होते हैं। ठीक है, संख्या यानी कि वर्ण और क्रम यानी कि लघु गुरु का जो स्थान है वो दोनों समान होता है। लेकिन मात्रिक छंद के सभी चरणों में संख्या यानी कि मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु का असमान होना जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं कि लघु गुरु आया तो लघु गुरु ही आएगा, ऐसा इसमें जरूरी नहीं होता। किसमें? मात्रिक छंद के अंतर्गत। अब आता है हमारा कि गण किसे कहते हैं। केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होते हैं गण, मात्रिक छंदों में नहीं होते हैं। गण का अर्थ है समूह, यानी कि समूह जो आता है, यानी कि हमने यहाँ लिखा पूरा राजपा, ठीक है, राजपा लिख दिया। अब इसमें कितनी मात्रा है? एक इसमें एक इसमें, तो ये वाली कौन सी कही जाएगी? ये रगण, इस प्रकार से ये मात्रा कही जाएगी। कैसे बनती है रगण, ये हम पढ़ेंगे जब हम छंद पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे। एक सूत्र है, सूत्र के अनुसार होता है ये कि ये जो गण होते हैं वो केवल वर्णिक छंदों के अंतर्गत होते हैं, और गण का अर्थ होता है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है, 3 वर्णों का होता है, यानी कि 3 वर्ण होते हैं। जो वर्णों की संख्या होती है इसके अंदर वो 3-3 वर्णों का समूह होता है। उस 3-3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम, 3 से ज़्यादा भी नहीं और 3 से कम भी नहीं, 3 वर्ण जरूरी होते हैं। अतः गण की परिभाषा होगी लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अब साधारण रूप में हम लिख सकते हैं कि 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। लघु गुरु कुछ भी हो सकता है, लघु मात्रा या गुरु मात्रा, या तीनों गुरु हो गई या तीनों लघु हो गई, 2 लघु और 1 गुरु हो गया, 2 गुरु है 1 लघु हो गया। इस प्रकार से कई प्रकार के हो सकते हैं। यूँ देखा जाए तो गण 8 होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम गण। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है, किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। मात्रिक छंदों में किसका होता है? मात्रिक छंद में, और वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या का होता है। इनमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित होता है, लेकिन मात्रिक छंद में लघु गुरु के क्रम का निश्चय होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जो लघु गुरु का क्रम है वो किस में होगा? केवल और केवल वर्णिक छंद में, मात्रिक छंद में नहीं होगा, है ना। अब वर्णों का क्रम गणों के द्वारा सूचित किया जाता है, अतः वर्णिक छंदों को जानने के लिए पहले गणों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब इसके लिए एक सूत्र है, देखिए गण कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए एक सूत्र है। उस सूत्र को याद कर लेंगे आप तो आप मात्राओं का बिल्कुल ज्ञान कर सकते हैं कि मात्रा कैसे लगेगी। ये रहा इसका सूत्र, इसमें ये वाला नहीं लगेगा, सिर्फ यह लगेगा। क्या है ये? य माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। ठीक है, ये एक सूत्र है, ये पंक्ति है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। यह माता राजभान सलगा। अब इसमें गण कैसे आते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें क्या बताया गया है, देखिए वर्णिक छंद में क्या बोला है कि जो लघु मात्रा होती है, लघु, उसके लिए तो 1 आएगा, और जो गुरु मात्रा होती है उसके लिए ऐसा S प्रकार का चिन्ह लगेगा। तो हमारी गुरु मात्राएं कौन कौन सी होती है? गुरु मात्रा किसे कहेंगे? जब आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, ए की, आई की, ओ की और औ की मात्रा लगी हुई है तो वह सारी इससे प्रदर्शित होगी। और अ, ई, ऊ और री, अगर ये वाली मात्राएं लगी हुई है तो वह इससे प्रदर्शित होगी। तो हम लगाते हैं यहाँ मात्रा य, देखिए ये एक ही है, अ लगा हुआ है, ये 1 लगाई। माँ में आ की मात्रा लगी हुई है तो हम यहाँ पर एस का लगाएंगे। ता में भी आ की मात्रा लगी हुई है तो एस का निशान लगाएंगे। रा में भी आ की मात्रा लगी हुई है तो एस का निशान लगाएंगे। ज में अ की मात्रा लगी हुई है तो 1 लगाएंगे। भा में आ की मात्रा है तो एस लगाएंगे। न में अ की मात्रा है तो ये लगाएंगे। उसके बाद में स में 1 मात्रा है, ल में 1 मात्रा है और गा में आ की मात्रा है। ठीक है, तो अब देखिए हम जब गण बोलेंगे, गण कैसे बोलेंगे ये देखिए। हम यहाँ से 3-3 का जोड़ा लेते हैं, ये लिया य माता, तो हमारा क्या हो गया? पहला अक्षर क्या है? य से शुरू करेंगे, य गण। ठीक है, ये हो गया देखिए हमारा यगण। तो यगण में कौन कौन सी मात्रा आ गई है? गुरु, लघु, गुरु, गुरु। तो यगण में कौन सी मात्रा होती है? लघु, गुरु, गुरु। ठीक है, और अब आ गया मगन। मगन कहाँ पर? य के बाद क्या आया? म। अब इस म के 3 जोड़े को लो र तक,
तो ये तो तीनों ही गुरु गुरु है, तो हम यहाँ लिखेंगे जब तीनों गुरु गुरु मात्रा आती है तो वे मगन को प्रदर्शित करती है। फिर आ गया ये तगन, यानी कि इस त से ज को ले लो, तो दो तो गुरु है और एक लघु है, ये यहाँ पर आया दो गुरु है और एक लघु है, ये तगन आ गया। उसके बाद राजभा हम ले लेंगे यहाँ से ये राजभा, तो राजभा में गुरु लघु गुरु, तो देखिए ये आ गया गुरु लघु गुरु, ठीक है। उसके बाद आ गया ज से न तक ले लेंगे, ज भा न, तो ज भा न लघु गुरु लघु। अब उसके बाद आ गया भ से ले लेंगे हम स तक, तो ये हो गया भा न स, तो भानस में देखिए गुरु लघु लघु, ये हो गया भगन। उसके बाद आ गया हमारा न स ल, तो न स ल देखिए एक एक की मात्रा है, तो हम यहाँ लिखेंगे न स ल, एक एक मात्रा हो गई। अब लेंगे हम यहाँ पर सलगा, तो सलगा में देखिए क्या आया सलगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सलगा, ठीक है। सारी मात्रा हो गई, कौन कौन सी देखिए कैसे बनाई है आपको समझ में आया होगा। यह मात्रा राजभान सलगा, ये तो हमारा सूत्र है और सूत्र के अनुसार हमें मात्रा लगानी है और मात्रा के बाद हमें गण लगाने हैं, यानी कि यगन मगन तगन रगन जगन बगन नगन सलग सगन, ठीक है। सगन तक ही आएंगे। यहाँ जो वर्ण आएंगे हमारे मात्रा वो 8 आएंगे, लेकिन जो लिखा हुआ सूत्र है वो पूरा 10 वर्णों का लिखा हुआ है। कितने वर्ण है इसके अंदर? 10 वर्ण है। और जो इसमें गण बनते हैं वो गणों की संख्या कितनी है? इसमें 8 गण है। कौन कौन से? यगन मगन तगन रगन जगन भगन नगन सगन। अब यगन में कौन सी आई है, ये कौन सी आई है? तो जो वर्णिक छंद पढ़ते हैं तो मान लीजिए किसी दोहे में मात्रा आती है ये वाली, तो हम बोलेंगे यहाँ पर यगन है, बार बार यही आई है तो इसमें 3 यगन 2 जगन, इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर मात्रा याद करनी है। तो ये सूत्र याद करेंगे और इसमें मात्रा लगाना आप सीखेंगे तभी आपको गण याद होंगे, अन्यथा आपको गण याद नहीं होंगे। इस सूत्र को रटना पड़ेगा और मात्रा का विशेष ध्यान रखना है आपको कि बड़े कौन सी है, छोटी कौन सी है, ह्रस्व कौन सा, दीर्घ कौन सा है। दीर्घ के लिए ये एस वाला चिन्ह है और लघु के लिए ये वन वाला चिन्ह है, ठीक है। अब चलते हम यहाँ पर जो हमारी मात्रा दी गई है, 3 वर्णों के समूह का एक गण होता है, बिल्कुल 3 वर्णों का समूह है, देखिए, जिनमें लघु और गुरु, लघु के लिए ये मात्रा है ये वाली और गुरु के लिए ये एस वाली वर्णों का निश्चित क्रम होता है, ठीक है। और गण कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन जो संख्या होती है पूरी वो कितनी होती है? 10 होती है। देखिए फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा सीधा दिया हुआ है, यगन वगन सब, लेकिन हम यहाँ देखते हैं, देखिए भगन आदि का गुरु, आदि का वर्ण गुरु होता है। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ, प्रारंभिक जो वर्ण होता है वो गुरु होता है। और जगन में मध्य का गुरु होता है, सगन में क्या होता है? अंतिम गुरु होता है। यगन में जो अंतिम जो आदि वर्ण है वो लघु होता है और दोनों यगन होते हैं। और रगन में मध्य का वर्ण लघु होता है, देखिए ये रहा। और तगन में क्या होता है? अंतिम वर्ण लघु होता है, ये रहा। और मगन में क्या होता है? तीनों गुरु होते हैं और नगन में तीनों लघु होते हैं। ये हमने पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब आता है गति या लय। लय यानी कि किसी भी पंक्ति को गति किस प्रकार प्रदान हो रही है, कैसे वो पंक्तियां चल रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुपति विमल जशु जो दायक फल चारी, ठीक है। गति चली है ना, लय चला, तान बनी। जो लय और गति चलती है, जो लयबद्ध पंक्ति होती है, जब हम गाते हैं तो अपने आप से उसमें लय बन जाता है, उसे कहते हैं गति या लय, ठीक है। गति यानी कि हमें उसे आगे बोलने के लिए प्रेरणा मिल रही है, हम उसे बोलते जा रहे हैं उसी तान में, उसी लय में, उसी आवाज में, एक ही राग में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? गति या लय। छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। प्रवाह कैसे? प्रवाह श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुपति विमल जसु जो दायक फल चारी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यह एक प्रकार का प्रवाह आया है, वो जो प्रवाह है, तो यह गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य है कि लयपूर्ण पाठ प्रवाह, लयपूर्ण गाने युक्त, ठीक है। छंद हमेशा हमेशा सदा ये फिक्स है, ये निश्चित है कि गेय पद्धति में ही होते हैं।
किसी निबंध या यात्रा वृत्तांत में थोड़ी ना होते हैं छंद, किसी कहानी या कोई संस्मरण में छंद नहीं होते हैं। छंद होते हैं किसी काव्यात्मक शैली यानी कि पद्यात्मक शैली में लिखी गई रचना के अंतर्गत। तो पद्यात्मक शैली क्या होती है? कविताएं। और कविताएं कैसे होती है? गाने युक्त होती है, गायन करके इनका पाठ किया जाता है, ठीक है। श्लोक होते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी महाकाव्य और अधिकतर ये जो महापद्यात्मक शैली में किया गया है, जैसे रामचरितमानस की गई है, गीता करी गई है, जितने भी शक्ति पाठ किए गए हैं, ये सारे के सारे गेय पद्धति में किए गए हैं। तो गेय पद्धति में गति और लय होना बहुत जरूरी है। गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ के प्रवाह से है, जिसे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। कविता के प्रवाह को ही गति कहते हैं। शाब्दिक तौर पे यही है कि कविता का जो प्रवाह है बोलने का, हम जब कविता बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गति बोलते हैं। किस गति से कविता बोली जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम यति। देखिए यति क्या होती है? इस प्रकार से जो अल्प विराम लगता है, अल्प विराम यानी थोड़ा सा रुकना, इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि अल्प यानी थोड़ा, कम, विराम यानी रुकना, थोड़ा सा रुक गए बीच में, उसे क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। क्या है? किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहां कहीं रुक कर विश्राम किया जाता है उसे यति कहते हैं। बीच में थोड़ा सा रुक कर, चरण के बीच में जहां थोड़ी देर रुका जाता है वहां इस प्रकार से देखो ये रहा यति का यानी कि अल्प विराम चिन्ह, और चरण के अंत में जहाँ कुछ अधिक देर रुका जाता है वहाँ पर ऐसा पूर्ण विराम, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से रुक गए का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। कोई भी पंक्ति बोल दी है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, रुके तो वहाँ क्या लगेगी? रति, यति लगेगी, ठीक है। कौमा लगेगा यानी कि अल्प विराम लगेगा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, अब पूरा रुक गए, ये एक पंक्ति पूरी हो गई है तो वहाँ लगेगा पूर्ण विराम, ठीक है। तो जैसे ही एक पंक्ति आदि है, आदि होकर हम थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पर यति लगती है, और पूरी तरह से जब रुक जाते हैं तो वहाँ क्या लग जाता है? पूर्ण विराम लग जाता है। अब एक गति, गति क्या है? छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। बिल्कुल, पढ़ने का जो लय और प्रवाह होता है उसको लय को गति कहते हैं। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक रहता है। वर्णिक छंदों में गति का यानी लय का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ये केवल मात्रिक छंद में होता है। और जो मैंने अभी जो दो पंक्तियां बोली है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, या फिर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोय, तो ये सब किस में आएंगे? मात्रिक छंदों के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि बात यह है कि वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है। किसमें? वर्णित में। वर्णिक छंद में लघु और गुरु, वर्णिक छंद के अंतर्गत लघु और गुरु निश्चित रहता है, ठीक है। किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता है। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश नहीं रहता है। इसमें मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। अगर ठीक है फिर भी हम जो हमारी जो लय बन रही है, हमारी जो गति बनी है, अगर मात्रा आने के कारण वो रुक गई है तो वहां से उसको हटा दिया जाता है। उसमें मात्रा का कोई महत्व नहीं है मात्रिक छंद में। लेकिन वर्णिक छंद में होता है, यह कहा गया है कि अंतिम में यगन होगा तो दूसरी पंक्ति में भी यगन होना आवश्यक है। मात्रिक छंद में ऐसा नहीं है कि लघु गुरु है या गुरु लघु है, हो सकता है लघु गुरु भी हो या गुरु लघु हो, लेकिन हाँ लय तान बन रही है तो वह मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तुक। तुक मैंने आपको क्या कहा, जो चरण होता है उसके एंड में जो मात्रा होती है दोनों में अगर समान आई है तो उसे बोलते हैं तुक, यानी कि तुक बन गया है दोनों का, ठीक है। छंद के चरणांत, चरणांत यानी चरण के अंत, चरण के अंत में यानी कि चरणांत की अक्षर मैत्री। अक्षर मैत्री का मतलब होता है कि अंत में जो चरण आए हैं दोनों मित्रता लिए हुए एक जैसे चरण आए हैं, ठीक है। समान स्वर व्यंजन की स्थापना, या तो समान स्वर है या समान व्यंजन आए हैं, को तुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं, ठीक है। तुक दो प्रकार के होते हैं, एक तो तुकांत और ये अतुकांत।
तुक वाले छंदों को तुकांत कहते हैं और तुकहीन छंदों को अतुकांत कहते हैं। जिनमें तुक नहीं होता है उन्हें अतुकांत कहा जाता है, एक जैसे वर्ण नहीं आए हैं, ठीक है। और जैसे दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान था समीप, लहू था जो लोहित हो चुका, दोनों में अलग अलग है, कोई वर्णों की इसमें सार्थकता नहीं है, समानता नहीं दिखाई दे रही है, तो वह तो है अतुकांत। और मान लीजिए एक तुकांत आ जाता है, जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, खोए आया है ना, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, होए आ गया, खोए होए एक जैसे लग गया तो वो तुकांत है। और जिनमें तुकांत नहीं आता है, एक जैसे वर्ण नहीं आते, तो वह अतुकांत कहलाते हैं, ठीक है। तो तुक भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तुकांत और अतुकांत, ठीक है। अब है छंद के भेद। छंद के भेद कितने होते हैं, ये रहे। पहला है मात्रिक छंद, जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है। दूसरा है वर्णिक छंद, जहाँ वर्णों की गणना की जाती है। और उभय छंद, जहाँ पर मात्रा और वर्णिक दोनों की गणना की जाती है। और ये होते हैं मुक्तक छंद, जहाँ पर मात्रा और वर्णों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मात्रा आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुक्तक छंद होते हैं, इनमें मात्राओं का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। और अब आते हैं मात्रिक छंद। किसे कहते हैं, कि जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, में मात्राओं की निश्चित संख्या का नियम होता है। निश्चित संख्या होनी चाहिए मात्राओं में, ठीक है। अगर वो निश्चित संख्या है तो वह मात्रिक छंद कहलाता है। कैसे, मान लीजिए हमने 4 चरण दिए हुए हैं। ये पहली पंक्ति है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये 4 चरण दे दिए, ठीक है। अब ये कहा गया है कि प्रत्येक चरण में, मान लीजिए ऐसा कहा है कि पहले और तीसरे चरण में 14-14 मात्रा होगी, तो यहाँ पर 14-14 मात्रा होनी चाहिए। और दूसरे हम बोल सकते हैं कि सम चरण में 11 मात्रा है, तो हमारी ये जो दूसरा और चौथा चरण है वो कौन सी है, 11 मात्रा हो गई। और विषम चरण यानी कि 1 और 3 में 14 मात्रा होनी चाहिए, तो इन दोनों में 14 होनी चाहिए। ये जब निश्चित हो जाता है संख्या का नियम, तो वह क्या कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रिक छंद। अब आते हैं हम वर्णिक छंद की तरफ। जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति यानी कि चरण में, ये हमारे चरण हुए, ठीक है, ये 4 चरण हुए हमारे, वर्णों की निश्चित संख्या का नियम होता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं, यहाँ पर गण से होते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा रगण। यहाँ पर हमारा पहला शब्द रगण में था, तो यहाँ पर भी पहला शब्द हमारा रगण में होना चाहिए। यहाँ अंत में हमारा तगन आया, तो यहाँ पे भी हमारा तगन आना चाहिए। अगर इस प्रकार के नियम होते हैं तगन और रगन में, है ना, मात्रा से मतलब नहीं, एक ही मात्रा या आ की मात्रा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर गण से मतलब है, तो वो क्या कहलाते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्रा हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से। मात्रिक और वर्णिक छंदों के 3 भेद होते हैं। कौन से, मात्रिक छंद में भी सम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक और अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। उसके बाद वर्णिक में भी ऐसे ही आएगा, सम वर्णिक छंद, अर्ध वर्णिक छंद और अर्ध विषम छंद। ये तीनों एक ही प्रकार के हैं, यानी कि मात्रिक और वर्णिक छंदों में 3 भेद होंगे, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक, सम वर्णिक, अर्ध सम वर्णिक और विषम वर्णिक। ये 3 भेद दोनों में आएंगे। उभय में और मुक्तक छंद में ये नहीं आएंगे। उभय जो छंद है उसमें और मुक्तक में ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब आता है उभय छंद। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण है, होने के कारण इसे उभय छंद कहते हैं। इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी कि जहाँ मात्रा और वर्ण दोनों की गणना की जाती है वो उभय छंद होगा, ठीक है। ये एक उदाहरण है, पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, तो निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना की जा रही है और कहीं कहीं पर इसमें मात्राओं की गणना भी की जा रही है। इसमें वर्णिक वृंत और मालिनी दोनों छंद है, ठीक है। एक तो हो गया मात्रिक छंद हो गया और एक हो गया वर्णिक छंद हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम मुक्तक छंद की तरफ। चरणों की अनियमित, असमान, यानी कि अनियमित, असमान, स्वच्छंद, किसी भी नियम में बंधे हुए नहीं है ये पद,
जिनके पद, पाद या छंद किसी नियम में नहीं बंधे हुए हैं, कौन सी मात्रा एंड में आनी चाहिए, कौन सा लघु गुरु आना चाहिए, कौन सा गण आना चाहिए, इतने नियमों में जो बंधे हुए नहीं है तो वह कहलाता है मुक्तक छंद, यानी कि अनियमित, जिसके कोई नियम में नहीं चल रहा है, असमान, जिसमें समानता नहीं हो, स्वच्छंद जो आजादी से कुछ भी लिख रहा है, उस गति और भावानुकूल यति विधान ही नहीं है, कोई यति का पता नहीं है, कोई पूर्ण विराम का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो वह क्या कहलाता है, मुक्तक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्तक छंद। और इन छंदों के चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं रहता है, इसमें केवल पद का प्रवाह रहता है। प्रवाह यानी कि जो बोलने की गति है वह गति निरंतर रहेगी, रुकेगा नहीं वो वहाँ पर, ठीक है। बोलने का जो प्रवाह युक्त हमारा जो गायन शैली है, पदात्मक शैली को, पदात्मक पंक्तियों को हम जो गा रहे हैं तो वो गाने युक्त शैली निरंतर चलती है, ठीक है। तो निरंतर चलने के कारण हम क्या कहेंगे, उसे मुक्तक छंद कहेंगे। न तो उसमें मात्राओं का कोई नियम आ रहा है, न यहाँ पर गणनाओं का कोई नियम आ रहा है। तो जो मात्रा और गणों का कोई नियम नहीं आ रहा है तो वो मुक्तक छंद कहलाता है, यानी कि स्वच्छंद छंद कहलाता है, बिल्कुल आज़ाद है, ये किसी के भी नियम और नीति नियमों में बंधा हुआ नहीं है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से लेकर नई कविता तक की हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। आजकल की जो कविताएं है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देख लीजिए, जो भी इतनी मुक्तक छंद जिन्होंने लिखे हुए हैं वे सारी की सारी कविताएं मुक्तक छंद के अंतर्गत आती है, ठीक है। छायावाद के कई कवि ऐसे हैं जिन्होंने मुक्तक काव्य रचना करी है, नियमों और गणों और मात्राओं के बंधन में नहीं बंधे वो, ठीक है, बिल्कुल स्वच्छंद होकर उन्होंने अपना लेख लिखा है, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है, वे सारी की सारी मुक्तक छंद के अंतर्गत आती है। अब आप जब भी आता है कि उन्होंने कौन सी रचना करी है, मुक्तक शैली की रचना करी है, यानी मुक्त छंद की रचना करी है, तो वह कहलाएगा कि न वो मात्राओं का ज्ञान है वहाँ पर, न मात्राओं के नियम फॉलो हुए हैं और न वर्णों के नियम फॉलो हुए, ठीक है। तो ये था आज हमारा कौन सा, छंद का टॉपिक। अभी छंद हमने शुरू नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने छंद का परिचय पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में छंद लेकर आएंगे जिसमें कौन कौन से मात्रिक छंद होते हैं, कौन कौन से वर्णिक छंद होते हैं, मात्रिक में भी सम मात्रिक कौन है, अर्ध सम मात्रिक कौन है और विषम कौन है, वर्णिक में भी इसी प्रकार से तीनों के भेदों का जो बंटवारा है वो लेकर आएंगे। तो जब तक आपको क्या करना है, ये जो सारा छंद का परिचय है, छंद के जितने अंग है और छंद के जितने प्रकार है, इन सबको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम गति, यति, लय, प्रवाह ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं समझ में आएगा, तब तक हम मात्राओं का ज्ञान नहीं कर सकते और मात्रा नहीं लगा सकते। अगर मात्रा नहीं लगाई है तो हम गण नहीं समझ सकते, गणों को समझने के लिए मात्राओं का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।